आज हमारे पास नेपोलियन हिल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, हाउ टू ओन योर ओन माइंड। हम्म। अब देखिए, जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि ये शायद पॉजिटिव थिंकिंग पर एक और किताब होगी। हाँ, आमतौर पर यही ख्याल आता है। लेकिन इन सोर्सेज में जितना मैंने पढ़ा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये सोच को मतलब कंट्रोल करने की एक कला के बारे में है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है, ये समझना कि अपने मन का मालिक होने का असली मतलब क्या है। सही। क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना है, या ये अपने दिमाग को एक एक अनट्रेन्ड घोड़े से एक लेजर गाइडेड मिसाइल में बदलने जैसा है। वाह, क्या बात है। हम उन कोर प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हिल के मुताबिक विचारों को हकीकत में बदल देते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनमें इस किताब के कई अलग-अलग विश्लेषण हैं। कुछ मानसिक अनुशासन पे जोर देते हैं, तो कुछ डर पर काबू पाने की बात करते हैं। हम्म। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, और वो एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। मन ही इंसान का स्वर्ग है और मन ही उसका नर्क। बिल्कुल सही। तो सवाल ये है कि इस मन को गुलाम की बजाय एक शक्तिशाली सेवक कैसे बनाया जाए। यहीं से असली सफर शुरू होता है। और हिल के मुताबिक इस सफर का पहला कदम है एक मंजिल तय करना। हाँ, उनका सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हाँ, एक स्पष्ट निश्चित उद्देश्य। उनका तर्क बड़ा सीधा है कि अगर आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप अनजाने में किसी और के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएंगे। सही बात है। आपका मन एक खाली नाव की तरह हो जाएगा, जैसे कोई भी लहर कहीं भी ले जा सकती है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता भी है। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, हम्म। उनमें एक निश्चित लक्ष्य की कमी होती है। हाँ, उनकी सोच और ऊर्जा 100 अलग-अलग दिशाओं में बिखरी होती है। बटी हुई होती है। हाँ, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी शक्ति नहीं बन सकती। वो एक बल्ब की तरह है जो चारों तरफ रोशनी फेंकता है, जबकि एक स्पष्ट उद्देश्य उसी ऊर्जा को एक लेजर बीम में बदल देता है जो स्टील को भी काट सकती है। ठीक है, तो उद्देश्य एकदम साफ है, लेजर की तरफ फोकस्ड। लेकिन हिल इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं, कुछ ऐसा जिसे वो लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते हैं। हम्म। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा जादुई या रहस्यमय नहीं लगता कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ काम करने लगेंगी। और लगता है, और ये हिल की लिखने की स्टाइल का हिस्सा भी है। लेकिन अगर हम इस रहस्यमयी नाम के पीछे का मनोविज्ञान समझें, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। जब आप किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ओके। ये एक तरह का फिल्टर है। ये उन मौकों, लोगों और जानकारी को पहचानने लगता है जिन्हें आप पहले शायद नजरअंदाज कर देते थे। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे जब कोई नई कार खरीदने की सोचता है, तो अचानक उसे वही मॉडल सड़क पर हर जगह दिखने लगता है। एग्जैक्टली। कारें तो पहले भी थी, पर अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस कर रहा है। बिल्कुल। वो ब्रह्मांड की कोई जादुई शक्ति नहीं है। वो आपके अपने दिमाग की फोकस करने की शक्ति है, जो आपके लिए अवसर खोज रही है। हेनरी फोर्ड इसका क्लासिक उदाहरण है। हम्म। उनका उद्देश्य सिर्फ कार बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कार बनाना था जिसे हर आम आदमी खरीद सके। उनके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। हाँ, मैंने पढ़ा है ये। लेकिन फोर्ड का उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि उनका दिमाग सिर्फ समाधान खोज रहा था, बहाने नहीं। और थॉमस एडिसन की कहानी तो और भी कमाल है। 10,000 बार असफल होना। कोई आम इंसान तो शायद 10 बार में ही हार मान ले। क्योंकि एडिसन का उद्देश्य एक सफल आविष्कारक बनना नहीं था। उनका उद्देश्य था दुनिया को रोशनी देना। अच्छा, ये फर्क है। जब उद्देश्य इतना बड़ा और स्पष्ट हो, तो असफलताएं सिर्फ डेटा पॉइंट्स बन जाती हैं। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। हम्म। उनका स्पष्ट उद्देश्य उनके लिए एक कंपस की तरह था, जो उन्हें हर नाकामी के बाद भी सही दिशा दिखाता रहा। ठीक है, तो पहला स्टेप है एक क्रिस्टल क्लियर उद्देश्य। लेकिन सिर्फ ये जानना कि मुझे वहां पहुंचना है काफी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह की तस्वीर भी तो मन में होनी चाहिए। यहीं से शायद कल्पना या इमेजिनेशन का रोल शुरू होता है। बिल्कुल। यहीं पर क्रिएटिव विजन, यानी रचनात्मक दृष्टि की भूमिका आती है। और ये दिन में सपने देखने से बहुत अलग है। अच्छा। ये अपनी कल्पना को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने से पहले अपने दिमाग में बनाने की प्रक्रिया है। हिल दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। हाँ, एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, हाँ, जहां पुराने पहले से मौजूद आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। जैसे आपने फोर्ड का उदाहरण दिया, उन्होंने कार का आविष्कार नहीं किया था। नहीं।
ना ही असेंबली लाइन का। जी लेकिन उन्होंने इन दोनों आइडियाज को मिलाकर मास प्रोडक्शन की कल्पना की। सही। ज्यादातर इनोवेशन इसी तरह होता है, लेकिन फिर आती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसे हिल जीनियस का सोर्स मानती हैं। अच्छा। ये वो शक्ति है जो बिल्कुल नए मौलिक विचार पैदा करती है। ये वो आहा मोमेंट है जब कोई समाधान कहीं से भी दिमाग में कौंध जाता है। कहते हैं कि एडिसन को बल्ब में फिलामेंट के लिए कार्बन का इस्तेमाल करने का आइडिया इसी तरह के एक अचानक आई प्रेरणा से मिला था। लेकिन ये क्रिएटिव इमेजिनेशन वाली बात, क्या ये सिर्फ एडिसन जैसे जीनियस लोगों के पास होती है या कोई आम इंसान भी इसे विकसित कर सकता है? हिल का मानना था कि ये हर किसी के अंदर होती है, बस हम इसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसे विकसित करने का तरीका है इसकी प्रैक्टिस करना। स्रोतों में कुछ बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं, जैसे रोजाना कुछ मिनट के लिए अपनी मंजिल को विजुअलाइज करना। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेस बनाना है तो अपने ऑफिस में बैठना महसूस करें, अपने क्लाइंट्स की आवाजें सुनें, उस सफलता की भावना को महसूस करें। तो ये एक तरह से ये आपके अवचेतन मन के लिए एक तरह की रिहर्सल है। ये एक मानसिक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा हुआ है ना। इससे पहले कि आप इमारत बनाए, उसका नक्शा आपके दिमाग में पूरी तरह तैयार है। एकदम सही। और दूसरा तरीका है अपने दिमाग को असंभव सोचने की आजादी देना। मतलब खुद से पूछें, अगर मेरे पास कोई सीमा ना होती तो मैं क्या करता, या अगर ये काम करना ही पड़े तो कैसे होगा। ये सवाल आपके दिमाग को पुराने ढर्रे से निकालकर नए रास्ते खोजने पर मजबूर करते हैं। ये दिलचस्प है। तो हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य है और उसे देखने के लिए एक रचनात्मक दृष्टि भी है। लेकिन मुझे लगता है असल जिंदगी में एक और समस्या आती है। क्या? दिमाग में एक साथ 100 चीजें चलती हैं। मैं अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोच रहा होता हूँ, तभी कोई ईमेल आ जाता है, फिर सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन। इस कियोस्क को ऑर्गेनाइज करने का कोई प्रैक्टिकल पहला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहीं पर ऑर्गेनाइज थॉट का कॉन्सेप्ट आता है ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक असंगठित दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें 50 टैब्स खुले हों। हाँ सही। वो धीमा हो जाता है, हैंग हो जाता है और कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। ये तनाव, कंफ्यूजन और टाल-मटोल को जन्म देता है। तो विचारों को व्यवस्थित करना सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, ये मानसिक शक्ति को बचाने और सही जगह लगाने का तरीका है। तो इसे करें कैसे? क्या कोई तकनीक है? एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है माइंड मैपिंग। अपना मुख्य लक्ष्य या आइडिया कागज के बीच में लिखें और फिर उससे जुड़ी शाखाएं बनाएं। अच्छा। ये आपको एक ही नज़र में पूरी तस्वीर दिखा देता है और ये पहचानने में मदद करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। दूसरी तकनीक है प्राथमिकता तय करना। प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, ये समझना कि आपके 10 कामों में से कौन से वो 2 काम हैं जो 80% रिजल्ट देंगे। हर काम बराबर नहीं होता। और एक बात जो मुझे सोर्सेज में बहुत ज़रूरी लगी, वो है तथ्यों और राय के बीच फ़र्क करना। आज के ज़माने में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये संगठित सोच का आधार है। हिल कहते हैं कि सफल लोग तथ्यों के आधार पर सोचते हैं, दूसरों की राय या सुनी सुनाई बातों पर नहीं। राय सस्ती होती है, हर कोई दे देता है। तथ्य मेहनत से मिलते हैं। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सोर्स को जांचना, सवाल पूछना, ये एक अनुशासित दिमाग की निशानी है। और ये सब उस चीज़ से जुड़ा है जिसे हिल कंट्रोल्ड अटेंशन कहते हैं, यानी अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही चीज़ पर केंद्रित करने की क्षमता। लेकिन क्या ये आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में संभव भी है? हमारा पूरा इकोनॉमिक मॉडल ही हमारे ध्यान को भटकाने पर बना है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हिल के ज़माने में ये शायद आसान रहा हो। आज ये 100 गुना ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए ये 100 गुना ज्यादा कीमती भी है। कंट्रोल्ड अटेंशन एक मसल की तरह है। अच्छा। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगी, ये उतनी ही मजबूत होगी। इसकी शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से होती है, जैसे 25 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके सिर्फ एक काम पर फोकस करना। पोमोडोरो टेक्निक की तरह। बिल्कुल, ये अपनी मानसिक ऊर्जा को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करने जैसा है, जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास उद्देश्य है, विजन है और एक संगठित प्लान भी है। लेकिन अब शायद सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है अपने ही मन के खिलाफ। हाँ, यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की बात आती है। हाँ, और हिल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सुबह जल्दी उठना या डाइट फॉलो करना भर नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने विचारों पर पूरा अधिकार रखना।
इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा या डर महसूस ना करें, बल्कि जब ये भावनाएं आएं तो उनके बहाव में बहने की बजाय उन्हें एक साक्षी की तरह देखें और चुनें कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब जब गुस्सा आता है तो इंसान बस रिएक्ट कर देता है। उसे देखना और कंट्रोल करना, ये कैसे होता है? ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप किसी नेगेटिव विचार को अपने दिमाग में आते हुए पकड़ती हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, और आप उसी पल रुक कर कहती हैं, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, ये सच्चाई नहीं है। तो उसी पल आप अपने मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी चढ़ रही होती हैं। आप विचार को खुद से अलग कर रही हैं। ये जो ऑटो सजेशन वाली बात है, क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है? मतलब अगर मैं बार बार कहूं मैं कॉन्फिडेंट हूं जबकि मैं अंदर से डरा हुआ हूं, तो क्या मेरा दिमाग इस पर सच में यकीन कर लेगा? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो ये बनावटी ही लगेगा। ऑटो सजेशन का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने अवचेतन मन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करना। आपका दिमाग वही बनता है जो उसे बार बार खिलाया जाता है। अगर आप सालों से अनजाने में खुद को ये खिला रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको जानबूझकर एक नया बेहतर विचार डालना होगा। तो ये एक तरह से मानसिक डाइट बदलने जैसा है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक एमिल कुए का एक मशहूर मंत्र था, दिन ब दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। वो इसे मरीजों से दिन में कई बार दोहराने को कहते थे। ये कोई जादू नहीं था, ये दोहराव के जरिए अवचेतन मन में एक नया सकारात्मक विश्वास बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा। जब कोई विचार भावना के साथ बार बार दोहराया जाता है, तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और विश्वास का दूसरा पहलू है डर। हिल डर को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने 6 तरह के डर बताए हैं। गरीबी, आलोचना। बीमारी, प्यार खोने, बुढ़ापे और मौत का डर। हाँ, आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो आलोचना का डर शायद सबसे बड़ा हो गया है। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या डर असली है या सिर्फ एक मानसिक आदत? अच्छा सवाल है। हिल का तर्क है कि डर एक मानसिक स्थिति है। ये भविष्य की एक नेगेटिव कल्पना है जिस पर हमने यकीन कर लिया है। डर तभी तक ताकतवर है जब तक हम उससे भागते हैं। तो इसका इलाज क्या है? एक्शन। एक छोटा सा मामूली सा एक्शन। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश की थी, मुझे बहुत डर लगता था। मैंने हिल का तरीका अपनाया। मैंने अपने सबसे बुरे डर को लिखा। लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। फिर मैंने एक छोटा कदम उठाया। मैंने सिर्फ 5 लोगों की एक टीम मीटिंग में बोलने के लिए वॉलंटियर किया। और वो भयानक था, पर उसके बाद डर थोड़ा कम हो गया। एक्शन सच में डर के लिए जहर का काम करता है। मतलब बड़े बड़े आइडियाज, पर्पस, विजन, ये सब तब तक बेकार है जब तक आप कुर्सी से उठकर कुछ करते नहीं। एक्शन ही असली गेम चेंजर है। एक्शन ही वो पुल है जो आपके अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। और एक्शन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है निर्णायक होना। अच्छा। यानी जानकारी के आधार पर जल्दी और आत्मविश्वास से फैसले लेने की क्षमता। हिल कहते हैं कि सफल लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं और अगर उन्हें बदलना पड़े तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। और असफल लोग? जबकि असफल लोग फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। और अकेले चलना हमेशा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि हिल का मास्टरमाइंड अलायंस का सिद्धांत यही काम आता है। हाँ, और ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले महानता हासिल नहीं कर सकता। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो उन सभी दिमागों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सिद्धांत आज के स्टार्टअप कल्चर में को-फाउंडर्स के रिश्ते या यहाँ तक कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग ग्रुप्स में भी दिखता है। बिल्कुल, ये इसी मास्टरमाइंड सिद्धांत का नया रूप है। ये सिर्फ अमीर उद्योगपतियों के लिए नहीं है, ये किसी भी टीम के लिए एक सुपर पावर है। बिल्कुल। एंड्रू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने खुद हिल से कहा था, मेरी संपत्ति का असली रहस्य मेरे मास्टरमाइंड में है। मेरे अपने आसपास उन लोगों को रखा जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। रिएक्ट कैसे करना है, ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो आप अपने जीवन के भी मालिक बन जाते हैं। आप बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया के स्वामी बन जाते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें,
तो नेपोलियन हिल के अनुसार अपने मन का मालिक बनने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। एक लेजर शार्प उद्देश्य तय करना, उसे अपनी कल्पना में जिंदा करना, अपने विचारों को व्यवस्थित करना, आत्म अनुशासन से डर और भावनाओं को साधना और फिर निर्णायक एक्शन लेना। और ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार बता रही है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। विज्ञापन, सोशल मीडिया, परिवार की उम्मीदें, हाँ, समाज की उम्मीदें। ये सब हमारे विचारों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। तो श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। इतनी भारी आवाजों के शोर में कोई ये कैसे तय करे कि उसका डेफिनेट पर्पस या स्पष्ट उद्देश्य सच में उसका अपना है या फिर समाज और बाहरी दबावों द्वारा उस पर थोपा गया कोई और का सपना है? इस पर सोचिएगा जरूर।